डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये इस पर जो फोकस होगा, ये सिद्धांत एवं व्यवहार, जो आपका थियरी एंड प्रैक्टिस है इंटरनेशनल रिलेशन का, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके पास समय कम है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। थोड़ा सा जल्दी में हम लोग इसको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए सीधा टू द पॉइंट आते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि बार बार कहने की जरूरत न पड़े, सहयोग कीजिए आप लोग, क्योंकि हम लोग भी आपकी सफलता के लिए तत्पर हैं। चलिए, ये बीपीएससी, पीजीटी या यूपी पीजीटी या आप हायर का एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन का विषय बन गया, यानी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन का जो विषय वस्तु क्या था वो क्या बन गया। ठीक, तो पहले का आंसर होगा कि बिहेवियर ऑफ द स्टेट या नेशन, यानी राज्यों के व्यवहार का अध्ययन का विषय बन गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिकता के पक्ष में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जो व्यवहारवाद या वैज्ञानिकता, उसके पक्ष में कौन सा कथन सही नहीं है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं, ये कथन आपका सही है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में परीक्षण और पर्यवेक्षण के तथ्यों का पता लगाया जा सकता है, कुछ हद तक भी कथन सही है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का ज्ञान एक पृथक शाखा है, बिल्कुल। इसका अंतरराष्ट्रीय राजनीति भले पॉलिटिकल साइंस का एक सेक्शन है, लेकिन उससे भी एक अलग एक ब्रांच के रूप में है। ऑप्शन सी भी राइट आंसर होगा। जब तीनों क्वेश्चन ऑप्शन सही तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन डी इसमें से डिसमैच होगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में निश्चितता और सार्वभौमिकता बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के मामले में अलग है, भारत के मामले में अलग है, यूएस के मामले में अलग है, मिडिल ईस्ट के बारे में अलग है, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में भी सब अलग है। उसमें निश्चितता और सार्वभौमिकता नहीं है, इसलिए कथन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन डी सही नहीं है, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द 20 ईयर्स क्राइसिस 1919 से लेकर 1939 तक किसकी रचना है। अब बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपसे पिछली बार पूछा गया है, एक बार पूछता है। तो इस पुस्तक के राइटर EH कार, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि भारत के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन अध्यापन एक स्वायत्त विषय के रूप में होता है। किस विषय में, किस विश्वविद्यालय में एक अपना इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में इसका स्टडी किया जाता है, IR का। किस विश्वविद्यालय में, तो यह आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय समाज के सभी देशों के गरीबों की स्थिति एक जैसी है, इस अवधारणा का संबंध किससे है। ऑप्शन देखिए आप, इस अवधारणा का संबंध आपका मार्क्सवाद से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कि द यूनिवर्सिटी विंग ऑफ सोशल साइंसेज इंटरनेशनल किसकी रचना है। ये जो रचना है आपकी, ये मैनिंग महोदय की है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये आप कथन और कारण में है, बताना है। कथन देखिए, ए 7वां, कि निर्णय कार्य सिद्धांत के अनुसार यदि कोई राजनीतिक क्रिया की गत्यात्मकता को समझना चाहता हो, तब उसे संसार को अपने ही परिप्रेक्ष्य से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन लोगों के दृष्टिकोण से समझना चाहिए जो निर्णय लेते हैं। ये कथन तो आपका सही है, ठीक। निर्णय राज्य द्वारा लिए जाते हैं, न कि व्यक्ति द्वारा। बात सही है, थोड़ा बहुत सही है, लेकिन दोनों कथन तो सही है, लेकिन जो आ रहा है एक ही सही व्याख्या नहीं है, ठीक, ये सही हुआ। और क्वेश्चन नंबर 8, कि राजनीतिक सहभागिता का यह आवश्यकता अर्थ नहीं है कि सभी के द्वारा समान रूप से भाग लिया जाए, ठीक, ये कथन आपका सही है। राजनीतिक चेतना का आधिक्य और अवसरों का विस्तार समतावादी राजनीतिक सहभागिता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। देखिए, दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी है। ऑप्शन जो इसमें ए होगा वो सही होगा। देखिए, यहाँ पहले से ही डिस्क्राइब कर दिया है, कथन ए दोनों सही है, स्पष्टीकरण है, और स्पष्टीकरण सही नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत, सी ऑप्शन, और ए गलत परंतु आर सही, ऑप्शन ऐसे दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
कि मॉर्गनथाउ के यथार्थवाद के अनुसार राष्ट्रीय हितों की बजाय किन्हीं और बातों पर आधारित विदेश नीति की सफलता असंदिग्ध है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है ये। देखिए तो कथन आपका सही है। कारण क्या है? मॉर्गनथाउ के यथार्थवाद के अनुसार राष्ट्रीय हितों की बजाय किन्हीं और बातों पर आधारित विदेश नीति की सफलता असंदिग्ध है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। वो कहते हैं राष्ट्रीय हितों पर ही सब कुछ निर्भर करता है, उसकी बजाय दे देना, उसके अलावा कुछ नहीं, केवल राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होनी चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी तरीका टैक्टिक्स या सामदान भेद जो भी नीति अपनाए, बस अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना चाहिए। राष्ट्र राज्यों का अंतिम विकल्प है कि अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। तो कथन ए सही और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, हर्बर्ट मार्क्यूस, फ्रांस फैनन और अन्य नव वामपंथियों को नव वामपंथ मार्क्सवाद की पूर्ण रूपे अस्वीकृति नहीं है। ये कथन सही है। नव वामपंथ भारी मात्रा में दास कैपिटल सामग्री लेता है। कथन सही है, दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी है। ठीक। 11 देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मार्क्सवादी उपागम संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो मार्क्सवादी उपागम किससे संबंधित है? न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मॉर्गनथाउ के अनुसार राष्ट्रहित के आवरण का रूप कौन सा नहीं होता है? तो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति किस या उसके आवरण या किस कौन सा तरीका नहीं है? तो 12वें का राइट आंसर होगा 12 का कि अंतरराष्ट्रीय नहीं होता है, बल्कि ये अंतरराष्ट्रीय उपराष्ट्रीय राष्ट्रीय और अन्य राष्ट्रीय होता है, अंतर नहीं होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मॉर्गनथाउ के विचार में सामूहिक सुरक्षा की सफलता की 3 शर्तें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त उनके द्वारा उल्लिखित नहीं है? अगर सामूहिक सुरक्षा कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की, अगर उसकी सफलता की बात की जाए तो उसमें से कौन नहीं है? तो सामूहिक सुरक्षा में भाग लेने वाले सभी देशों के बीच सुरक्षा की समस्या में मैत्रित्व हो, बात सही है। संभावित आक्रमणकारी का मुकाबला करने के लिए उनके पास पर्याप्त शक्ति भी हो, ये भी उनके सिद्धांत में शामिल है। वे सभी देश अपने हितों की पूर्ति को सामूहिक हित के लिए बलिदान देने को तैयार हो, ये भी सही है। और सामूहिक सुरक्षा में भाग लेने वाले सभी राष्ट्र समान रूप से शक्तिशाली हो, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं। अमेरिका के जो आपका नाटो बना, अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली था उसमें, उसके साथ छोटे छोटे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हुए या और भी जो बहुत कमजोर थे, लेकिन उनकी वजह से उनकी और पावर बढ़ गई। तो कोई जरूरी नहीं कि सामूहिक सुरक्षा में सभी देश संपन्न हुए बराबर की स्थिति में। तो ऑप्शन डी डिसमैच है, गलत है, इसलिए डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आदर्शवादी परंपरा में किसे नहीं रखा जा सकता है? यानी आदर्शवादी विचारक इसमें से कौन सा नहीं है? तो वुड्रो विल्सन तो हैं आपके आदर्शवादी, और कॉन्डरसेट भी हैं और बर्ट्रैंड रसेल भी हैं, लेकिन जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ये आपका यथार्थवादी विचार जॉर्ज, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर बर्गर जो हैं वो आपके यथार्थवादी हैं, तो आपका ये आदर्शवादी विचारक नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मॉर्गनथाउ का कहना है कि राष्ट्रीय हित के अस्थिर पक्ष का सही रूप पहचानना बहुत मुश्किल है। ठीक, क्योंकि यह सामान्यतः अनेक प्रकार के बाह्य आवरणों के भीतर दब जाता है, उनके द्वारा बताया गया कौन सा आवरण नहीं है। ठीक, तो विदेशी हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न होता है जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है, ये कथन सही है, वो इनकी बात इसकी चर्चा वो स्वयं करते हैं। किसी देश के उन अंदरूनी गुटों के कारण होता है जो अपने निजी संकीर्ण हितों को राष्ट्र की संज्ञा से विभूषित करते हैं, ये भी सही है, पहला और ए और बी दोनों सही है। सी देखिए, राष्ट्रों के बीच निरंतर संघर्ष की प्रक्रिया है, वो मानकर चलते हैं, तो डी होगा, इनमें से कोई नहीं, स्वाभाविक इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राजनीति के निर्णयकरण उपागम को यानी डिसीजन मेकिंग ऑफ पॉलिटिक्स जो है अप्रोच, डिसीजन मेकिंग अप्रोच जो है निर्णय निर्माण सिद्धांत है, को समृद्ध करने वालों में किसका नाम नहीं है? यानी निर्णय निर्माण प्रक्रिया से कौन से संबंधित विचारक नहीं है? तो है आपके मार्टिन कपलान, बल्कि व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है, न कि निर्णय निर्माण, बाकी तीनों ही। और ये भी पूछता है कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया में ये तो खैर आप याद कर लीजिएगा, निर्णय निर्माण स्पेशल से डिसीजन मेकिंग गेम थियरी का भी समझ लीजिएगा कि कौन से गेम थियरी से रिलेटेड है और कौन से डिसीजन मेकिंग थियरी से संबंधित है। अगला प्रश्न 17, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत को पहचानने वाले हैं। देखिए अभी प्रश्न आ ही गया, खेल सिद्धांत से कौन संबंधित है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में? मार्टिन सुस या कार्ल लुईस या ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न या मॉर्गनथाउ? तो खेल सिद्धांत को पहचानने वाले कौन है?
तो 17 का राइट आंसर होगा आपके मार्टिन मार्टिन शुविक है और कार्ल ड्यूश। तो ये आपके ये आपके यथार्थवादी हैं, ये संचारवादी हैं, और ये जो मार्टिन शुविक हैं ये आपके खेल सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा विचारक मानव समाज को शांति युद्ध के बीच सतत संघर्ष के रूप में देखता है? 18 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मार्गेनथाउ। ऑप्शन सी मार्गेनथाउ। निम्न में से कौन सुमेलित है? ठीक, पॉलिटिक्स अमंग नेशन मार्गेनथाउ, ये सही है आपका। पॉलिटिक्स अमंग नेशन उनकी पुस्तक है। द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, और पुस्तक 1948 में आई। पूछता है आपसे कि मार्गेनथाउ का जो बुक का पूरा नाम पूछता है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, जो कि 1948 में प्रकाशित है। ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20, कंटेम्पररी थियरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं आपके स्टैनले हॉफमैन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सामूहिक सुरक्षा के अभिप्राय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं जांचता है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा जो आपका डिसमैच है इसमें से वो है आपका कि किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण नहीं माना जाएगा। बिल्कुल नहीं। इस सामूहिक सुरक्षा में यह है कि अगर किसी एक राज्य पर आक्रमण कोई करता है तो माना जाएगा उसने सभी राज्यों पर आक्रमण किया है। क्वेश्चन नंबर 22, मैं इस तथ्य को स्पष्ट करना चाहूंगा कि सामूहिक सुरक्षा के कार्यक्रम तथा निशस्त्रीकरण में घनिष्ठ संबंध हैं और ये दोनों प्रकृतिवश साथ साथ चलते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन आपका स्वाभाविक है, बेंजामिन कोहेन का है ये। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, अंतरराष्ट्रीय कानून शक्ति संतुलन के सिद्धांत को एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने की ओर प्रवृत्त होता है। यह कथन किसका है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी क्विंसी राइट का। क्वेश्चन नंबर 24, सामूहिक सुरक्षा की शुरुआत आधुनिक युग में कब से होती है? ये क्वेश्चन बेहद बेहद महत्वपूर्ण है कि सामूहिक सुरक्षा की शुरुआत आधुनिक युग में कब से मानी जाती है। ये है आपका 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी 18वीं शताब्दी से। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें एक सबका और सबका एक, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन वाले सामान्य सामाजिक जीवन के सिद्धांत का अंतरराष्ट्रीय जगत में उतरना बताया गया है। सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए किसने कहा है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी हैंस जे मार्गेनथाउ। याद रहेगा, सामूहिक सुरक्षा इन्होंने डिप्लोमेसी, यथार्थवाद और जो आपका सामूहिक सुरक्षा इन सब पे इन्होंने अपना काम किया है। तो आप अगर नहीं कंफ्यूज भी होंगे और ऑप्शन मार्गेनथाउ है तो आप उस पर रिस्क ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सामूहिक सुरक्षा के विचार पर आधारित सुरक्षा और शांति संबंधी प्रयास दिखाई पड़ा है इसमें। ये था आपका वर्साई की संधि से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सामूहिक सुरक्षा के मान्यताओं के रूप में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सामूहिक सुरक्षा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? क्योंकि आक्रमणकारी राज्य की अपेक्षा समग्र शक्ति का अधिक होना आवश्यक नहीं। बिल्कुल नहीं, समग्र शक्ति का होना आवश्यक जरूरी, तभी आप एक्शन ले पाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये डिसमैच है, कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, आज शक्ति संतुलन की समस्या या जो इसका विकल्प देने और या इसके लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण की है जिस पर हमें गंभीर रूप से विचार करना है। यह कथन किसका है? तो ये कथन होगा आपका 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महेंद्र कुमार। बेहद बेहद महत्वपूर्ण की पुस्तक है। मौका मिले तो आप महेंद्र कुमार की इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 कि सामूहिक सुरक्षा, क्वेश्चन नंबर 29 कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रमण रोकने अथवा उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करने के लिए एक संयुक्त कार्यों का यंत्र है। सामूहिक सुरक्षा की उपयुक्त परिभाषा किसने दी? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा श्वार्ज़ेनबर्गर। ठीक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है अंतरराष्ट्रीय कानून के अस्तित्व के लिए शक्ति संतुलन एक अनिवार्य व्यवस्था है। बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कथन भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये कथन आपका ओपनहाइमर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 कि 1831 ईस्वी से द्वितीय विश्व युद्ध तक बेल्जियम क्यों स्वतंत्र राज्य बना रहा? तो इसलिए बना रहा है
क्योंकि यह शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच अंतस्थ या बफर स्टेट का कार्य करता रहा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा के संबंध में यह कहना सही है कि, क्या कहना सही है, दोनों कथन देखिए आप। ये दोनों शक्ति संतुलन सामूहिक सुरक्षा के बारे में कहना सत्य है कि दोनों एक ही साथ एक दूसरे के पूरक और विरोधी है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, अपने शक्ति संतुलन को सामान्य सामाजिक सिद्धांत की अभिव्यक्ति कहा है इसने? इसका राइट आंसर होगा 33 का ऑप्शन ए हैंस जे मॉर्गेनथाउ। क्वेश्चन नंबर 34, कि नागरिकों के जीवन और खुशहाली की कीमत पर आगे से किसी भी उच्च स्तरीय कूटनीति, किसी शक्ति संतुलन की आवश्यकता नहीं होगी। यह कथन किसका है? ये कथन है आपका विलियम समर का, ऑप्शन सी, ज्यादा वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, कि किसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बदलते हुए स्वरूप को काबू से बाहर होने वाली डाक गाड़ी कहा है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैनिंग। क्वेश्चन नंबर 36, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के रूप में किसने परिभाषित किया? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण और आसान प्रश्न है, हमेशा याद रखिएगा इसको क्योंकि बार बार पूछता है ये। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हैंस जे मॉर्गेनथाउ, ऑप्शन बी। 37 देखिए, 1945 ईस्वी तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के स्वायत्त विषय के रूप में उदय की क्या स्थिति थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि यह स्वतंत्र विषय का रूप धारण कर चुका था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, कापलान की रचना सिस्टम अप्रोच इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? ये तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सिस्टम अप्रोच इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसकी रचना है? मार्टिन कापलान की है। और कब प्रकाशित हुई ये आपसे पूछ रहा है। ये प्रकाशित हुई 1957 में, ऑप्शन बी। कभी कभी 1958 दे देता है। स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय अर्थात राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों या हितों के आपसी विरोध, प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी क्रिया प्रतिक्रिया एवं संघर्षों का अध्ययन अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका स्प्राइट का, ऑप्शन बी स्प्राउट। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कौन सा विद्वान अंतरराष्ट्रीय राजनीति को ज्ञान की स्वतंत्र शाखा नहीं मानता है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण, ऐसे क्वेश्चन आपसे जानबूझ के पूछे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो और मिस्टेक करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा मार्टिन कापलान। 41, कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इतिहास पर दृष्टिकोण का प्रणेता कौन है? इतिहास पर दृष्टिकोण का प्रणेता आपके मॉर्गेनथाउ है। 42, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत निर्माण की प्रवृत्ति कब से देखने को मिलती है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत निर्माण की जो प्रवृत्ति है वो आपकी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, प्यारे साथियों गुजारिश आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर आपको कंटेंट के या मॉडल पेपर या जो बीपीएससी के जो 5 ऑप्शंस वाले मॉडल पेपर की आवश्यकता है तो आप थोड़ा सा पे करके पेड पीडीएफ ले सकते हैं उसका। ठीक, इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, तो 43 देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का उदय किस देश में हुआ? ये प्रश्न पूछता है। लोक प्रशासन का उदय, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का उदय या राजनीति विज्ञान का उदय, ये आपको पता होना चाहिए किस सेक्शन का या किस डिसिप्लिन का किस देश में उदय हुआ। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न तो भारत में, नहीं इंग्लैंड, नहीं नॉर्वे में, बल्कि यूएस में हुआ, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इतिहास को दृष्टिकोण का पर्याप्त प्रभाव कब तक हुआ? इसका प्रभाव कब तक बना रहा इतिहास हिस्टोरिकल अप्रोच का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1950 तक, यानी कह सकते हैं द्वितीय विश्व की समाप्ति तक। क्वेश्चन नंबर 45, पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसकी रचना है? बेहद आसान सा प्रश्न है और आसान सा क्वेश्चन है, ये है आपका मॉर्गेनथाउ का। क्वेश्चन नंबर 46, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और विश्व राजनीति में अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी, विश्व राजनीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति का समानार्थक है। बिल्कुल नहीं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और विश्व राजनीति अलग अलग है, तो इसलिए सी सही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 47, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ये क्वेश्चन पुस्तक भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्टिन कप्लान। 48, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्त अनुशासन बनने के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी, यह एक पूर्ण रूप से स्वायत्त अनुशासन बना, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, यथार्थवादी दृष्टिकोण के तत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इस शक्ति द्वारा राष्ट्रहित का प्रसार नहीं होता है, बिल्कुल शक्ति के द्वारा ही राष्ट्रहितों का प्रसार होता है, तो कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, कि राष्ट्रवाद की अवधारणा को अंतरराष्ट्रीयतावाद के मार्ग में रोड़ा समझा जाता है, किस उपागम के द्वारा? ये है आपका मार्क्सवादी उपागम के द्वारा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 51 देखिए कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व किस प्रकार दर्शाया जाता है, यानी जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का महत्व इंपॉर्टेंस है किस प्रकार आप उसको बता सकते हैं? ये बताया जा सकता है कि शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन नहीं करती है। ऑप्शन सी, ये पॉलिटिकल साइंस का राज्य का जो सिद्धांत में है, इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति बल्कि राजनीतिक सिद्धांत में इसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, अंतरराष्ट्रीय राजनीति स्वतंत्र विषय है क्योंकि? अंतरराष्ट्रीय राजनीति या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है क्योंकि इसका कारण ये है, क्या कारण है? ये संपूर्ण विश्व के अंतर्गत सभी सरकारों में अंतरराष्ट्रीय संबंध का एक जाल है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, कि राजनीति एक ऐसी कला है जिसके द्वारा प्रत्येक समूह दूसरे समूह पर किसी न किसी तरह नियंत्रण रखकर अपने हितों से निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्विंसी राइट। क्वेश्चन नंबर 54, अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक वृहद विषय तथा विशाल सामाजिक विश्व है, सोशल वर्ल्ड है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन डी, CAW मैनी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55, यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रमुख राज्य से सैद्धांतिक आधार प्रदान करने का श्रेय है। तो 55 का राइट आंसर होगा मॉर्गनथाउ का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56, न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का लक्ष्य क्या है? न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का लक्ष्य क्या है या उसका कारण क्या है या किसके माध्यम से किया जा सकता है? ये है आपका 56 का ऑप्शन ए होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ को। 57, शांति की समस्या संभावनाओं पर विचार करते हुए मॉर्गनथाउ ने शांति संबंधी प्रयासों को 3 भागों में विभाजित किया, इनमें से कौन उसके विभाजन में शामिल नहीं है? एक आप ध्यान से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं, ठीक। ये होगा एक तो नियंत्रण द्वारा, समझौते द्वारा, रूपांतरण द्वारा और युद्ध द्वारा नहीं करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, युद्ध द्वारा। 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, कि निम्नलिखित में से यथार्थवादी परंपरा में से किसे नहीं रखा जा सकता, यानी कौन सा इसमें से यथार्थवाद का समर्थक नहीं है, यथार्थवादी सिद्धांत का विचारक नहीं है? तो है आपके कौन? 58 का राइट आंसर ऑप्शन सी, बर्ट्रैंड रसल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 59, मॉर्गनथाउ राजनयन अर्थात नीति कुशलता यानी डिप्लोमेसी के लिए कितने नियमों का उल्लेख करता है? बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप नोट कर लीजिए कहीं भी, पूछेगा प्रश्न आपसे, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉर्गनथाउ ने राजनयन या डिप्लोमेसी के कितने नियमों का उल्लेख किया है? तो उन्होंने कुल 9 प्रकार के नियमों का उल्लेख किया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 60, यथार्थवादी दृष्टिकोण मूल धारणा पर आधारित नहीं है, यानी यथार्थवादी दृष्टिकोण या उससे संबंधित जो विचारधारा उसका मूल तत्व क्या नहीं है, उसके मुख्य कारण क्या नहीं है? तो यह है कि राष्ट्र तथा विश्व के सामान्य नैतिक नियम पृथक पृथक नहीं बल्कि एक समान होते हैं, राष्ट्र के अलग और विश्व के नियम अलग अलग है, बिल्कुल ये आपका शामिल नहीं है, ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 61, निकाय से आशय ऐसे सुव्यवस्थित ढांचे से जिसके विभिन्न अवयव पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा एक दूसरे से संबंध बनाए रखते हैं। निकायपरक दृष्टिकोण के तहत निकाय की परिभाषा किसने दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोजनॉव, ठीक, जेम्स रोजनॉव, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 62, निर्णय उपागम के 3 कारकों में से कौन नहीं है, यानी डिसीजन मेकिंग जो अप्रोच है उसमें से 3 जो इसके फैक्टर्स हैं या कारक कौन नहीं है तीनों में से। तो 62 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मोटिवेशन उसमें नहीं है बल्कि एक्सेप्शन, परसिपिशन और इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ठीक, ऑप्शन डी इसमें शामिल नहीं होगा, इसलिए डी राइट आंसर होगा। 63 देखिए, पवित्र रोमन साम्राज्य का किस दृष्टिकोण का उदाहरण है। पवित्र आपका उस रोमन साम्राज्य है, यानी होली रोमन एम्पायर जो था उसका कौन सा दृष्टिकोण है या किस दृष्टिकोण का उदाहरण है। तो 63 का राइट आंसर होगा, ये था आपका विश्व निकाय परक। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 64 देखिए, मार्टिन कप्लान के अनुसार अंतरराष्ट्रीय निकायों के प्रतिमानों में कौन नहीं है। अंतरराष्ट्रीय निकाय जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें से कौन सा एक प्रतिमान में शामिल है, प्रतिमान में कौन है। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संघर्ष निकाय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65, व्यवस्था परक यानी सिस्टम अप्रोच का हिमायती है कौन, इन सिस्टम अप्रोच व्यवस्था परक सिद्धांत से कौन संबंधित है। ये है आपके कौन, जॉर्ज लिस्का। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, व्यवहारवादियों का मानना है कि किसी व्यक्ति का आचरण या व्यवहार 4 बातों पर निर्भर रहता है, निम्नलिखित में से इन कौन 4 बातों में शामिल नहीं है। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वातावरण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए और इस पीडीएफ में तमाम प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर या 5 ऑप्शन वाले जो मॉडल पेपर हैं वो आपको मिलेंगे बेहद कम दाम पे, आप इसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 67, यथार्थवादी उदारवाद दृष्टिकोण का निर्माण किसने किया। यथार्थवादी उदारवाद दृष्टिकोण का निर्माण किसने किया। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज हच। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, इस सौदेबाजी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बार्गेनिंग थियरी, सौदेबाजी सिद्धांत के समर्थक कौन है। ये हैं आपके थॉमस सेलिंग महोदय। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, थॉमस सेलिंग सौदेबाजी व्यवस्था से संबंधित विचारक है। क्वेश्चन नंबर 69, मार्टिन कप्लान के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था के लिए अंतरराष्ट्रीय निकायों के प्रतिमानों की संख्या है। 69 का राइट आंसर होगा, कितने प्रतिमान है, 6 बताते हैं, और 6 आपको 6 कुछ जो उसके नियम है आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, विदेश नीति के संदर्भ में निर्णय निर्माण उपागम को लाने में किसका प्रयत्न नहीं रहा है, यानी डिसीजन मेकिंग थ्योरी से संबंधित कौन सा विचारक नहीं है। E.H. कार, इनकी फेमस पुस्तक है 20 ईयर क्राइसिस। ठीक, ये इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या आईआर से संबंधित था। वो भी इसमें हमने देखा आपके जो थियरी से संबंधित और बिहेवियरल जो उसका अप्रोच है उससे संबंधित, सिद्धांत और व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको स्पीड बढ़ा के तुरंत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट में हम लोग जो आपका कोल्ड वार है और जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो एजेंसीज हैं उसको देखेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।